हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। आई होप जब आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे आपने ऐसी सिचुएशन जरूर देखी होगी जहाँ पर नेपाल की जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसके वजह से जो नेपाल की इकॉनमी है उसके ऊपर हमको यहाँ पे फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत सारे जर्नलिस्ट के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, कि जो प्रचंड सरकार है अभी वर्तमान में नेपाल में, उसको बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है। जहां पर वो करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, इन सब चीजों पे उसको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर उनको इंडिया की हेल्प लेनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया इन सेक्टर्स में या फिर इन फील्ड में बहुत आगे है नेपाल से, और नेपाल का एक अलाई भी है। अब आज जानेंगे इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री, और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नेपाल एक बहुत ही सुंदर देश जो कि बसा है हिमालय की गोद में। आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये 80 टू 90% टोटल है जो ये हिमालयन रीजन में पड़ता है। बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी वाटर की अगर आपको पावर यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे बेस्ट देश है, लेकिन इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे ये उत्तराखंड वाला एरिया है, ये यूपी वाला एरिया है, ये बिहार वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है वेस्ट बंगाल वाला है, और ये वाला जो एरिया है ये सिक्किम वाला एरिया है। तो इतने राज्यों से भारत की इसकी सीमा लगती है, समथिंग 1700-1800 किलोमीटर लंबी भारत से ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अब यहाँ पर ना ये दो जगह सैंडविच बन के बैठा हुआ है। एक तो आप देखोगे चाइना, और एक आप देखोगे इंडिया। दोनों ही साउथ एशिया में एक बहुत अच्छी और एक बहुत बड़ी रीजनल पावर से अगर देखा जाए चाइना को, तो ये तो मतलब अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा कंपेरेटिवली हाई है पावर में एज कम्पेयर टू अदर साउथ एशियन कंट्रीज। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या भारत और नेपाल के बीच में आज तक कोई पंगा नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे काला पानी का आपने इशू देखा होगा पिछले साल। इससे रिलेटेड आपने देखा होगा नेपाल में बहुत सारे आपको मूवमेंट्स या फिर बहुत सारे छोटे मोटे आपको रैलीज भी देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो एरिया है ना, हम ये बोलते हैं कि ये वाला एरिया जो है ये इसके पार जितना भी है ये हमारा उत्तराखंड है, यानी कि ये इंडिया है। अब नेपाल ये कहता है कि नहीं जी, ये वाला जो एरिया है ना आपका लिम्पियाधुरा वाला, ओके, काला पानी वाला, ये लिपुलेक वाला, ये ना हमारा है। अब ये लिपुलेक वही है जहां से आपने देखा होगा कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। ओके। अब ये लिम्पियाधुरा भी ये अपना मानता है, और इंडिया ये कहता है कि नहीं जी, ये हमारा एरिया है और ये हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पड़ता है। ओके। और नेपाल कहता है ये हमारे सुदूर पश्चिम प्रदेश का पार्ट है। सुदूर पश्चिम प्रदेश, वहां पे 7-8 ही आपको टोटल स्टेट देखने को मिलेंगे, प्रोविंसेस जिन्हें ये कहते हैं। तो ये है कुछ पर्टिकुलरली मैं ओवरव्यू आपको दे दिया नेपाल का। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेकर। इसके बाद हम लोग देखेंगे भाई कौन कौन सी इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे खराब है। देखो, एक शाह डायनेस्टी थी यहाँ पर, जिन्होंने 1769 से लेकर 2008 तक रूल किया। हालांकि 2001 में एक बहुत बड़ा मैसेकर होता है, हत्याकांड जिसे हम बोलते हैं, जहां पर नेपाल के सारे बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे आप बोलोगे वहां पे जो राजा थे, रानी थी, उनके बच्चे थे, और यहाँ पे जो उसके राजकुमार थे, उन सभी को मार दिया गया। और मारा किसने? इनके खुद के बेटे ने। ओके। दीपेंद्र शाह ने। ये दीपेंद्र शाह बाद में अपने आप को भी गोली मार देता है। अपने समथिंग आप ये समझ लीजिए 10 जनों को खाना खाते वक्त मार दिया था। ओके। अब यहाँ पर किंग ऑफ नेपाल ये खुद भी बनता है। मतलब आप खुद ये भी सोचोगे कि भाई मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने राजा को मार दिया, सबको मार दिया अपने ही घर में, उसके बाद वो राजा बन गया, क्योंकि इसका कोई भी सक्सेसर नहीं था। जिस वजह से ये खुद भी जब कोमा में था, जब इसने अपने को गोली मारी, 1 से लेकर 4 जून के बीच में 3 दिनों के लिए ये नेपाल का राजा भी बनता है, लेकिन उसके बाद इसको हटा दिया जाता है। उसके बाद यहां पर आप देखोगे दीपेंद्र की जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके पैटर्नल अंकल, उनके चाचा ज्ञानेंद्र शाह, ये राजा बनते हैं, और ये 2008 तक नेपाल में राज करते हैं। अब यहाँ पर ना इन्होंने जब मारा था अपनी पूरी की पूरी फैमिली को, इनके दो कारण बताए जाते हैं, क्योंकि ये शादी करना चाहते थे देवयानी राणा से, जो कि भारत के एक प्रिंसेस की पुत्री थी। अब बोला यह जाता है कि दीपेंद्र के जो परिवार थे उन्होंने ये बोला कि अगर आप शादी करोगे तो आपको मोनार्की से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप उनसे शादी करो। और कुछ और थियरीज ये कहती है कि जो दीपेंद्र थे वो अनहैप्पी थे, क्योंकि कंट्री शिफ्ट हो रही थी एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, यानी कि राजा की बहुत सारी पावर छीन ली जाएगी, जिससे ये नाखुश थे। इस वजह से इन्होंने अपने ही परिवार के सारे राजशाही को खत्म कर दिया था। अब होता क्या है 2001 में, अब यहां पर आप देखोगे कि भाई इतना बड़ा कांड हुआ था, सबको मार दिया गया था। इसके बाद ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह थे,
जो कि इनके चाचा थे, उनको यहाँ पर राजा बना दिया गया था। इन्हीं के ही टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, जैसे कि भारत में हमने देखा होगा 1946 में बनती है, जो कि भारत का संविधान बनाती है। वैसे ही नेपाल में नई संविधान सभा का डिक्लेयर होता है और ये 2008 में बोलती है कि अब ये नेपाल क्या है, एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और 240 वर्षों पुराना राजतंत्र खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे वर्तमान में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे गवर्नमेंट के हेड होते हैं, यानी कि पूरे देश के हेड कौन हो गए, प्रेसिडेंट, और सरकार के हेड कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर ही यहाँ पे अल्टीमेट पावर में होता है। अब यहाँ पे जो नया संविधान आता है, हालांकि बोला ये गया था कि 4 साल में आपको संविधान बनाना है, लेकिन बनता नहीं है, पूरा कंप्लीट होता है 2015 में जाकर, 2015 में ये लागू होता है। भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं? भारत और नेपाल के संबंध शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रहे हैं आजादी के बाद से ही। तो यहाँ पे वर्तमान में अभी 10 मार्च की बात है कि जो पुष्प कमल दहल थे, उनसे एक पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिस वजह से उनको यहाँ पर कॉन्फिडेंस मोशन में दोबारा से अपने आप को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ा। यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तब होता है जब आप दिखाते हो कि भाई मेरे पास पूरा बहुमत है और मेरी सरकार चल सकती है। तो पुष्प कमल दहल का जो झुकाव है थोड़ा भारत पे कम है और चाइना पे ज्यादा है। अब यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने हेल्प ली है शेर बहादुर देवबा के साथ, तो इनकी जो पार्टी का अलायंस था वो तोड़ दिया और इन्होंने बाद में किसकी ली, केपी शर्मा ओली की पार्टी से समर्थन लिया, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल में। इन दोनों की पार्टी ने दोबारा से 10 दिसंबर में दोबारा से यहाँ पे वोट हुआ। 10 जनवरी की अगर आप बात देखोगे, उसके बाद फ्लोर टेस्ट में ये दोबारा से जीत गए। अब यहाँ पर आप देखोगे पुष्प कमल दहल की सरकार है, और ऐसा नहीं है कि पुष्प कमल दहल एक अच्छे व्यक्ति नहीं है या फिर उनको लोग जानते नहीं, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखोगे जो प्रचंड है, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ओके, इन्होंने माओइस्ट इंसर्जेंसी में 17,000 से ज्यादा मौतें देखी हैं। 1996 से 2006 के बीच में इन्होंने राजशाही के विरुद्ध यहाँ पे बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हो अभियान चलाया था, जिस वजह से ये भी कह सकते हैं कि हाँ, नेपाल में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आए हैं। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो ये कहती है कि हम नेपाल को हमेशा ही सबसे पहले रखते हैं, नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को, जो कि हमारे बांग्लादेश है, ऐसे जो हमारे आसपास की कंट्री जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको हमेशा फर्स्ट का दर्जा देते हैं। अब नेपाल और भारत का अगर आप ट्रेड देखोगे, बायलेटरल ट्रेड का मतलब होता है दोनों कंट्री के बीच में 7 बिलियन से ऊपर पहुंच गया था 2019-20 में, 7 बिलियन से ऊपर पहुंच गया था। कोविड पेंडेमिक के टाइम में भी भारत ने 7 मिलियन का असिस्टेंट दिया था नेपाल को, समझ सकते हो आप। कोविड पेंडेमिक के दौरान 8 मिलियन नेपाली सिटीजन जो हैं वो भारत में रहकर भारत में काम करते हैं, और 6 लाख इंडियन हैं वो नेपाल में रहते हैं। 8 मिलियन 80 लाख लोगों की बात कर रहा हूं मैं। बायलेटरल रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब होता है अगर आप नेपाल से पैसा भेज रहे हो भारत में, भारत से पैसा भेज रहे हो नेपाल में, पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के देखरेख के लिए, या फिर किसी और भी जरिए से किसी और व्यक्ति को उसके खर्च के लिए, तो वो होता है रेमिटेंस। तो यहाँ पर 3 बिलियन का रेमिटेंस भेजा है नेपाल से इंडिया में, और 1 बिलियन का भेजा है इंडिया ने नेपाल को। ओके, भारत पावर के क्षेत्र में, यानी कि बिजली उत्पन्न करने के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी मेजर एलिमेंट्स जो होते हैं यहाँ पे, आप देखोगे चाहे पावर हो, चाहे वाटर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पे हर चीज में भारत का हमेशा से ही डिप्लोमेटिक टूल किट रहा है विद रिगार्ड्स टू नेपाल, क्योंकि हमेशा ही भारत ने मदद करी है। नेपालीज की तरफ, जो नेपालीज गवर्नमेंट है वो चाइना की तरफ क्यों जा रही है? जो नेपालीज इंपोर्ट था चाइना का, वो ऑलमोस्ट भारत से 3 गुना है, 49.5 बिलियन का है, क्योंकि चाइना पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, नेपाल पूरा का पूरा डिपेंडेंट है चाइना पे। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि भाई ट्रिपल है फ्रॉम इंडिया, तो ऑब्वियसली वो उनके पास जाएंगे। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है नेपाल में हमेशा से ही, जिस वजह से कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा सफर करती है। बहुत सारे यंग नेपालीज हैं जो विदेश में जाते हैं, साउथ कोरिया, मिडल ईस्ट, मलेशिया में, ताकि उनको काम मिल सके, क्योंकि नेपाल में काम नहीं है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े आईटी सेक्टर्स वहां पे लग नहीं पाते, क्योंकि वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा ही एक्सटेंसिव वे में आपको हिमालयन रास्ते, हिमालयन पहाड़, हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। मतलब आप बोल सकते हो वो एक क्या है, हिली कंट्री भी आप उसे कह सकते हो। ओके, और सरकार कभी भी स्टेबल नहीं है, तो दूसरी जो गवर्नमेंट है, ग्लोबल इन्वेस्टर से वो वहां पे पैसा लगाना नहीं चाहते। ओके, तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज पे ही मैक्सिमम कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है।
अब चाइना ने नेपाल से हेल्प मांगी है कि आप हमारे को डेवलपमेंट में, विकास में आप क्या कर सकते हो, हमको हेल्प कर सकते हो। और इनसे ये भी बोला है कि जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ओके, इसको बनाया ही चाइना की हेल्प से गया था नेपाल में, लेकिन अभी तक इसका कोई भी यूज नहीं करा गया है। तो इन्होंने बोला है कि आप कमर्शियल फ्लाइट चलाइए रेगुलर चाइना से नेपाल के बीच में, ताकि जो हमारा ट्रेड है, ताकि जो हमारा इकोनॉमी का इनफ्लो है वो बढ़ सके। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये लोग क्या बनाने वाले हैं, अपनी टूरिज्म कैपिटल बनाने वाले हैं। ओके, ऑल दो इन्होंने, चाइना ने ही इसको बनाया था जनवरी 2022 से, बट मतलब इसका कोई भी अभी तक यूज नहीं हो पा रहा है। और मैं आपको बता दूं, नेपाल में आपको एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, अब यहाँ पर नेपाल और चाइना के बीच में पंगा क्या आ रहा है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे हम बोलते हैं पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि चाइना ने बना के दिया था, नेपाल उसे ये कहता है कि क्या चाइना ये हमको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दे रहा है या नहीं दे रहा है, यानी कि जो BRI इनिशिएटिव है, जिसके तहत क्या कर रहा है नेपाल, चाइना पर्टिकुलरली इंडिया के आसपास के सारे क्षेत्रों पे रोड का डेवलपमेंट कर रहा है, मेजरली बॉर्डर एरियाज में। ओके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान भी है। तो ये भी चीज आप ध्यान देना, डेट ट्रैप में फंसने के बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। चाइना अभी भी नेपाल चाइना का 327 मेगावाट का अपर हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रहा है, लॉन्च कर दिया है, आधा काम चल रहा है इस पे। और फ्यूचर में जाकर हम ये दे सकते हैं, जो प्रचंड सरकार है उनका नेपाल और चाइना का जो रिलेशन है वो आगे बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे भारत से कटना स्टार्ट कर दिया है। और हम ये भी कह सकते हैं नेपाल की इसमें गलती भी नहीं है, क्योंकि नेपाल जहां पे पिसा हुआ है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा चाइना, यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया। दोनों ही कंट्री ऐसी हैं जो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में खड़ी हैं। और एकमात्र ये ऐसा देश है जिसे दोनों ही कंट्री हथियाना चाहती है, दोनों ही कंट्री अपने साथ करना चाहती है। हालांकि 50-60 साल तक आप देखोगे, जब भारत आजाद हुआ था तब से ही नेपाल भारत के ही साथ है। इंडियन आर्मी में आपको देखने को मिलेंगे भारतीय गुरखा रेजिमेंट्स, ओके, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए, भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अब ये जो आपका नेपाल है, हिली एरिया होने के कारण यहाँ पे डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी है। और एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसका जो झंडा है वो ट्राइंगल शेप में है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में ये सब चीजें आती हैं। तो आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट है वो समझ में आ गया होगा, चाइना का जो हिस्ट्री है वो समझ में आ गया होगा। और आगे भी ऐसे मैं वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।